महत्तम समावर्तक और यूक्लिड का एल्गोरिथम। तो महत्तम समावर्तक होता क्या है सो सुनिए। इसे परीक्षा में पूछता नहीं, लेकिन कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का मौसा वह बड़ा से बड़ा धनात्मक पूर्णांक है जो ए और बी दोनों को विभाजित करता है। तो ए बराबर हम मान लेते हैं 12, इसको गुणनखंड तोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा। और बी बराबर मान लेते हैं 15, इसको तोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो कहा कि मौसा वह बड़ा से बड़ा धनात्मक पूर्णांक होगा जो दोनों को विभाजित करेगा। तो इसका मौसा 3 होगा, गुणनखंड विधि से निकाले। जो वैनिष्ठ होगा सो मौसा हो जाता है सबसे निम्न घात में, आगे उसमें लिखा हुआ है। तो इस 3 से 12 भी विभाजित होता है और 15 भी विभाजित होता है, इसीलिए मौसा 3 होगा। मौसा यदि हम यहाँ लिख देते हैं 6, तो 6 से भाग देने जाएंगे तो नहीं 15 विभाजित हो, 15 तो विभाजित हो जाएगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। 12 विभाजित होगा लेकिन 15 विभाजित नहीं होगा। तो इसका मतलब मौसा यहाँ 6 नहीं होगा। यदि 6 लिखते हैं तो ये नहीं होगा, नहीं होगा, ये गलत है। यानी 3 से विभाजित होगा दोनों, इसीलिए 12 और 15 का मौसा 3 हुआ। तो फिर भाषा से स्पष्ट हो गया। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ए बराबर 12, बी बराबर 15 का मौसा वह बड़ा से बड़ा धनात्मक पूर्णांक होगा। तो हमने धनात्मक पूर्णांक निकाला 3 उसका मौसा। आपको जिस विधि से आता है 30 विधि से निकालिए, यहाँ गुणनखंड से पढ़ना है। तो जो ए और बी दोनों को विभाजित करता है तो करता है विभाजित। ए और बी के मौसा को संकेत में लोग ऐसे लिखता है, आपको आता होगा लिखने। इसको ऐसे भी लिखता है HCF, ए कॉमा बी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किताब में लिखा हुआ है, बुझ गए। उसके बाद अगला पॉइंट है, इसको समझिए। मौसा ए कॉमा 1 बराबर 1 होता है। कहने का मतलब बुझ रहे हैं बात। 20 और 1 का मौसा 1 होगा, निकालिएगा पता चलेगा। मौसा इसमें लिखा हुआ है, मौसा आपको जो थ्योरी दिया उसमें मौसा ए कॉमा ए बराबर है। इसका मतलब मौसा 5,5 बराबर 5। मौसा इस ऑब्जेक्टिव में रहता है परीक्षा में। मौसा ए कॉमा 0 बराबर ए, इसका मतलब 10 और 0 कोई भी अंक हो सकता है का मौसा ये हो जाएगा। आपको क्या बोलते हैं उसको, 10 या जो अंक होगा उसके आधार पर। मौसा ए कॉमा बी बराबर मौसा बी कॉमा ए बराबर है। कहता है कि मौसा 4 और 6 का मौसा क्या होगा, वाट कुछ होगा। तो कहने का मतलब 4 और 6 का भी मौसा समान होगा, ये दोनों समान आएगा। क्रम चेंज करने से मौसा पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम लोग आएंगे अंकगणित के मूलभूत पर में। इसी के आधार पर 1 के बी पढ़ाई होगी। अंक गणित का मूलभूत पर में, या इसको आधारभूत भी पर में भी कहते हैं। आधारभूत अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में होता है, किताब में लिखा हुआ है। गुणनखंड विधि भी कहते हैं। तो यह है क्या, इसका परिभाषा है कि प्रत्येक यौगिक मतलब भाज्य, प्रत्येक यौगिक संख्याओं को रूढ़ों या भाज्यों के गुणनफल के रूप में, प्रत्येक यौगिक संख्याओं को रूढ़ों या भाज्यों के गुणनफल के रूप में एक और केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जाए, गुणनखंड के क्रम को छोड़कर, तो इन्हें अंकगणित का मूलभूत या आधारभूत प्रमेय कहते हैं। उदाहरण देखिए ना, कहता है प्रत्येक यौगिक संख्याओं को रूढ़ या भाज्य में लिख देना है। 96 का गुणनखंड तोड़िए, तोड़ने आपको आता होगा, ऐसे करके तोड़ेंगे, नहीं तोड़ने आएगा तो ऐसे करके लगाएंगे, बुझ गए। ऐसे करके हम इसको क्लियर करेंगे। 96 तो ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 24, आपको आता है। ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। इसी बात को हम डायरेक्ट ऐसे लिख रहे हैं।
ये सब आपको आता होगा। इसी के आधार पर एक के बी है, सबका गुण जितना एक के बी में संख्या दिया है सबका गुणनखंड टूटेगा और उसको कंसेप्ट के आधार पर रखा जाएगा तो सवाल का चलाएगा। तो 2 के पावर 5 हो जाएगा और ये गुने 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 2 के पावर 5? तो इसके बारे में भी जान लीजिए, आपको यदि कन्फ्यूजन हो रहा है तो गुना में पावर जुड़ता है, एक्स के पावर m गुने एक्स के पावर n बराबर एक्स के पावर m प्लस n। ए गुने ए बराबर ए स्क्वायर होता है। होने का कारण है कि यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, 1 1 1 m प्लस n, ये एक्स हुआ, तो ये इतना हो गया। बुझा रहा है? तो इसी प्रकार इसमें यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, 5 बार ये तो 2 पावर 5 हो गया। तो ये अभाज्य संख्या 2 और 3 अभाज्य संख्या है। परिभाषा क्या कह रहा था? परिभाषा क्या कह रहा था कि प्रत्येक यौगिक संख्याओं को, तो यौगिक संख्या था ये 96 को रूढ़ों या अभाज्यों के गुणनफल के रूप में एक और केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जाए। इसके सिवा 2 और 5 के सिवा तो कोई रूप होगा नहीं, गुणनखंड के क्रम को छोड़कर। तो ये 109 लिख दीजिएगा, क्रम को छोड़कर, क्रम चेंज करने से नहीं होगा। लेकिन इसके ये जो यौगिक है इसको अभाज्य के रूप में लिखना है तो 2 और 3 के अलावा तो होगा ही नहीं, एक आता है। ये उदाहरण हो गए इसके। उसके बाद कहता है कि वैसे ये आप इसका क्या बोलते हैं, आगे है कि लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक है